हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सब मस्त होगे और पढ़ाई भी मस्त कर रहे होगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, वो आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जैसा पैटर्न हमने आपको बताया है आपके फिजिक्स के पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम डेमो पर्पस के लिए आपको फिर से परीक्षा सार का पीडीएफ दिखाएंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये होगा कि आपको क्वेश्चन इंडिकेट करवाना है। लिखने की प्रक्रिया आप चाहे जहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप जहां से चाहें वहां से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा किसी पब्लिकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट स्क्रीन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, और यहाँ अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिछली वीडियोस की तरह ही हम मार्किंग क्राइटेरिया इनकी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग स्कीम, तो नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। जब इसका वेटेज आपको समझ में आएगा तभी आपको इसका जो है महत्व समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ से 1 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है जो 1 नंबर आपको देगा। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा यहाँ से। और दूसरा 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और ये आपको टोटल जो है 3 नंबर देके जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आता और ये आपको 3 मार्क्स देता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है। अब बड़े सेलेक्टेड टॉपिक आते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, गिनती के टॉपिक हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पर मार्क करवाऊंगा आपने उतने क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना है। हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, यहाँ से सेलेक्टेड टॉपिक आते हैं, इसलिए बड़े सरल चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं हम इसको। यूनिट नंबर 7 है, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर यूनिट बनी हुई है, 7वां यूनिट है। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स हमारा शुरू होता है कक्षा 12वीं का। तो बहुत आसान चैप्टर है। तीनों चैप्टर 11, 12 और 13 कंटिन्यूअस होंगे ये चैप्टर। मैं इसके बाद कंटिन्यूअस वीडियो डालूंगा, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, बचे कुछ सारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम जो है अच्छे खासे जाएं। तो देखिए टोटल जो है क्वेश्चन की संख्या होगी यहाँ से 2 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे यहाँ से 4 मार्क्स। अब याद रखना, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपने 1 लाइन में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन में। ठीक, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बड़ा आता है, याद रखिएगा। कभी बड़ा लिखना होता है, कभी छोटा लिखना होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। बड़े सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई गुफ्तगू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों में देखिएगा ना, जो जो क्वेश्चन मार्क कराऊंगा ध्यान से पढ़ना। हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो नाम याद रखिएगा हर्ट्ज। ठीक है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, आपने 11वीं में भी पढ़ा है केमिस्ट्री में इस चीज को। अगला देखिए स्टेट द नेम ऑफ फिनोमिना विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट ये दोनों किस फिनोमिना को शो करते हैं? आंसर है लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। पार्टिकल नेचर कैसे करते हैं वो बताने का भी समय नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये समझिए, पूरा चैप्टर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में इस चैप्टर से। इसीलिए ये जो टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इससे रिलेटेड जितने सवाल आएंगे उस सब के सब सवाल आपको पढ़ने बेटा इस चैप्टर से। जितने क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड सबको पढ़ना है। अब इसका ये मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक मेटल की प्लेट है ऐसे। ठीक है, हमारे पास एक मेटल की इस तरह से प्लेट है। हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक लाइट जलाई, ऊपर से एक बल्ब जला दिया, टॉर्च जला दिया, सन की लाइट आ गई, एक लाइट जलाया पर्टिकुलर कलर का। तो जब यहां से सोर्स से हमने एक लाइट जलाया, ये लाइट ऐसे आया वेव की तरह, इस प्लेट पर पड़ा। तो लाइट क्या करता है, इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से समझिएगा, इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हर एटम में होता है और एटम से ही सारी चीजें बनती हैं। तो लाइट जब किसी एटम से टकराती है हैवी मेटल के,
और ये लाइट भी कैसी होती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेस हो, अल्ट्रा वायलेट जैसी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होती है वो जब किसी हैवी मेटल के साथ टकराती है या किसी मेटल सरफेस के साथ टकराती है तो उससे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। तो पहले तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, समझ रहे हो, पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ध्यान से समझना, ठीक, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा इस मेटल प्लेट से। जब ये लाइट यहां पर गिरती है तो सबसे पहले क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले यहां से बाहर निकालेगी मेटल प्लेट से। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी अगर आने वाली लाइट के पास होगी तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो पहला तो इलेक्ट्रॉन निकला है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और दूसरा, अगर आने वाली लाइट ने जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला है उस लाइट के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आएगा वो बड़ी तेजी से भाग भी जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिली और उस एनर्जी से यहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये जो फोटोन, ये जो लाइट हमने यहां से गिराई, लाइट के पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं एच न्यू से। एनर्जी ऑफ लाइट को किससे दिखाते हैं, एच न्यू। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, अब इसको साफ सुथरा बनाया जाए तब ना समझ में आएगा, है ना। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच, और ये वी जैसा बनाते हैं, थोड़ा मोड़ देते हैं ऊपर, एच न्यू। ये एक पैकेट है, जैसे लाइट में ऐसे समझो टॉफी के पैकेट हैं, हर पैकेट के अंदर कुछ एनर्जी भरी हुई है, वो एनर्जी इतनी होती है एच न्यू। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, तो एक एक टॉफी के पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू। अगर इस एनर्जी के पास इतनी ताकत है कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है तो ये निकालेगी। तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगा सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। यहां पर जो एनर्जी खर्च होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझना, ये आएंगे परीक्षा में, ठीक। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लगेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन भागेगा, उसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जो एनर्जी दी, ये वाली एनर्जी एच न्यू, ये एनर्जी दो काम में खर्च होती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जिसमें एनर्जी कितनी लगी, वर्क फंक्शन के बराबर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो आने वाली जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। आने वाली जो एनर्जी है यानी एच न्यू एनर्जी जो आई वो किसमें किसमें बदल गई, आंसर है वर्क फंक्शन में बदल गई और साथ में काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। काइनेटिक एनर्जी, ये दो चीज याद रखिएगा। आने वाली एनर्जी को मैंने एच न्यू लिखा है, फोटोन की एनर्जी, पैकेट को फोटोन बोलते हैं ना, लाइट के पैकेट को, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, वर्क फंक्शन में बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गई। तो एच न्यू बराबर होता है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के, समझ आया। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, समझ रहे हैं। और ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, मैं नहीं बना रहा अपने से ना, इसको आइंस्टीन ने बनाया था और यही आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन और आइंस्टीन का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम लास्ट में फिर से एक बार डिराइव करेंगे, अभी फिलहाल आपको जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं सारी चीजें बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहला काम है आपको फोटो इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन प्रिपेयर करना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है, फोटो बोलते हैं लाइट को, समझ आया, और इलेक्ट्रिक शब्द लिया गया इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, एक मेटल की प्लेट पर लाइट गिरी और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो लाइट का किसी मेटल की सरफेस पर पड़ना और उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, यह प्रोसेस कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती, समझ आया। क्योंकि हर मेटल की अपनी जिद होती है कि मैं भाई अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखूंगी, हर न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, तो उसके फोर्स के बराबर जब एनर्जी आएगी तब ना वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी। इसीलिए हर लाइट के पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जिसके पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन तोड़ के निकाल पाएगा मेटल से, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, समझ आया। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है कम से कम फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दो नाम और समझ लीजिए, एक नाम क्या बताया मैंने, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें याद रखिएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ गए, कॉम्पटन इफेक्ट की अभी हमको जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता कॉम्पटन इफेक्ट से, ठीक। अब देखिए
यहां पर देखिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। चौथा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड। ठीक है, अब इसको समझाना पड़ेगा आपको, तब आपसे बनेगा। जो लाइट यहां पर हम गिराते हैं, लाइट के पास होती है एनर्जी एच न्यू। ठीक है, समझ आया। अब अपन ऐसा करते हैं कि हमने एक बल्ब जलाया। देखिए दो चीजें होती हैं वेव के साथ, एक होती फ्रीक्वेंसी, एक होता है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी किसके कारण से होगी? आंसर है जो फोटोन की एनर्जी उसके कारण से होगी। समझ आया। तो अगर अपन ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, भाई एनर्जी के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। E इक्वल टू एच न्यू ना है फॉर्मूला, तो न्यू फ्रीक्वेंसी, अगर न्यू बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की। समझ आई बात। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है अलग अलग कलर की लाइट से। अगर आपने लाइट की कलर को चेंज कर दिया, इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। समझे। तो जैसे जैसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कलर की लाइट आप यूज करते जाएंगे, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी होती जाएगी। तो अलग अलग कलर चेंज करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। एनर्जी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहेगी, खाली इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब अपन क्या चेंज करेंगे? कलर, फ्रीक्वेंसी, तो खाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम 5 वाट के बल्ब जलाने के बजाय 10 वाट का बल्ब जला दें, यानी उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दें, इंटेंसिटी बढ़ा दें, 100 वाट का बल्ब जला दें, 200 वाट का बल्ब जला दें, तो चमक ज्यादा हो जाएगी। चमक के ज्यादा होने से क्या होता है? इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लग जाएंगे, एनर्जी वही रहेगी, क्योंकि आप सेम कलर का बल्ब जला रहे हो। एनर्जी का रिलेशन है कलर के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर आप कलर नहीं बदल रहे हो, सेम कलर की बल्ब जला रहे हो, 5 वाट का, 10 वाट का, 100 वाट का, समझ रहे हो, तो सिर्फ क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप अगर गिराएंगे किसी मेटल के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी बस, लेकिन एनर्जी सेम रहेगी हर इलेक्ट्रॉन की। तो मेरी ये दो बात याद रखिएगा बस। तो एक ये पढ़ लीजिएगा, किस फैक्टर पर, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी? तो सीधी सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आंसर देखिए फ्रीक्वेंसी पर। क्यों? मैंने अभी बताया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी न्यू को बोलते हैं, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी उसकी भी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला, इमिट हुआ, उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ गई। तो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए क्या चीज ज्यादा होना चाहिए? आने वाली लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम चाहते हैं कि खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए, तो फिर क्या ज्यादा होना चाहिए? इंटेंसिटी, रोशनी। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, हु एक्सप्लेन फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी आपको यहां से सिर्फ चौथा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है जूल में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर, एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है। हाँ, एक ये फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, ये आएगा। ये इसको बोलते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ। आप लोग इसको डिब्रोगली पढ़ते होंगे, मैं इसको डिब्रॉय पढ़ता हूं, डिब्रॉय। ठीक है, डिब्रॉय। तो इसके वेवलेंथ का फॉर्मूला है h/p। ध्यान से समझिएगा, h बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट को, प्लैंक कांस्टेंट। h किसको बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट को। p बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम। जो चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना। अब p का फॉर्मूला होता है हमारा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। आप चाहे तो p इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट भी ले सकते हैं। समझ आई बात। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। समझ गए आप। एंगुलर नहीं, लीनियर मोमेंटम इसको बोलेंगे। एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाते हैं, ये लीनियर मोमेंटम है ना, इसलिए खाली इसको मोमेंटम बोला जाता है। इसका एक्चुअल नाम क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधा भगता है ना जी। समझ आई बात। तो ये लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाया जाता है। ठीक है, समझ गए? हो गया। तो डिब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और p को इन्होंने क्या लिखा है? देखो, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए, ये आगे भी हम यूज करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभार आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत पहले आया था 2020 में, फिर 2024 में भी आया, 25 में नहीं आएगा, 25 में कुछ और आ जाएगा। समझ रहे हैं? वो मैं आपको बताता हूं क्या आएगा। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन, यानी ये जो फोटोन आ रहा था ना, ये लाइट यहां पे मैं आपको दिखा रहा था, इसका जब ये फोटोन ठहरा हुआ रहता है, नहीं चलता है, तो इसका मास कितना होता है? आंसर है लाइट में कोई मास नहीं होता। ठहरे हुए फोटोन का मास हम 0 मानते हैं। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0। लेकिन अगर ये फोटोन चलने लग जाए तो फिर इसका मास निकलता है, लेकिन मास वो कंटेंट वाला मास नहीं होता।
यहां पर मास निकालने का तरीका होता है, ये देखिए, यहां पर मास निकालने का यही तरीका होता है। देखिए हमको पता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, इसका मतलब है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हुआ। यहां से मास निकाल लो, मास को उधर ट्रांसफर कर लो, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय वी। वी लिख लो या सी लिख लो, एक ही चीज है। समझ आई बात? तो इस तरह से आप मास निकालेंगे, समझ गए? और एनर्जी के फॉर्मूले से भी इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है? एनर्जी के फॉर्मूले से भी इसको हम निकाल सकते हैं। एनर्जी के फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ये इस तरह से भी आप मास लिख सकते हैं, समझ गए? व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अब देखो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, ध्यान से सुनना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के लिए, इसलिए ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पर जो मैंने निकाला है फॉर्मूला मास का, ये कब आएगा, ये इन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और मैंने निकाला है वेलोसिटी के टर्म्स में, दिख रहा है वेलोसिटी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी को वो सी लिख दे, चाहे वेलोसिटी को वो न्यू लिख दे, या वी लिख दे, कुछ भी लिख दे, तब फिर आप मास निकालेंगे इस तरह से जैसे मैंने बताया। और अगर इन्होंने बोल दिया कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मास बताइए, तो फ्रीक्वेंसी में के टर्म्स में मास बताने के लिए हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन के एनर्जी का फॉर्मूला है, आइंस्टीन के एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैं आपको क्या बता रहा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ही होती है। अब फ्रीक्वेंसी एनर्जी तो एनर्जी है, एनर्जी तो एनर्जी है, दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए, दोनों एनर्जी को हमने इक्वेट कर दिया। यहां देखिए एक फॉर्मूला हमने बनाया E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी, एक हमने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया है, आइंस्टीन ने बनाया है, एम सी स्क्वायर। दोनों एनर्जी है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपको मास निकालना है, सी को इधर भेज दीजिए, एच न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इधर मास बचा, दिस इज मास ऑफ द फोटोन। लेकिन ये किस भाषा में आ गया, देखो ये न्यू है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की भाषा में, तो आप इस तरह से फिर मास निकालेंगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर वेलोसिटी के टर्म्स में पूछता है तो फिर जैसा मैंने इधर साइड में बताया है, इस तरह से आप मास निकालेंगे। दोनों बात अच्छे से समझ लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आपके परीक्षा में आएगा, इस साल आपके परीक्षा में आएगा, वो ये है, ये आपके मॉडल पेपर में डाला गया है, आपके प्रश्न बैंक में डाला गया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। व्हाट फैक्ट इज प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे कौन सी बात साबित होती है, तो उससे सिर्फ एक बात साबित होती है कि डिब्रॉय का जो वेवलेंथ होता है वो चलते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके चारों तरफ एक मैटर वेव बन जाती है, उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको डिब्रॉय ने निकाल के बताया था, वो यही है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये दिख रहा है, यही है डिब्रॉय का वेवलेंथ, जो ऊपर आपने लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये लिखा है ना, ये देखो ये, तो यही है डिब्रॉय का वेवलेंथ। यही इससे साबित होता है कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो उसके चारों तरफ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, उस वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, जितना डिब्रॉय ने निकाल के बताया था। इसी बात को साबित करता है डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। एक लाइन का आंसर है, इसको पढ़ लेना, ये आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए विच मेटल आर यूजुअली यूज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। याद रखना अल्कली मेटल नॉर्मली यूज किए जाते हैं, अल्कली मेटल क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये वही चीज है जो ऊपर आपको मैं समझा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल की प्लेट से निकला, अगर उसकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा, अगर अपन क्या करें, अगर हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी, तो ये ऊपर गुजर चुका आंसर ना भाई, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हेंस वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। समझ गए, लिख लोगे, ठीक। अगला देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल डिपेंड। वर्क फंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, यानी वो मेटल किस नेचर का है, हार्ड मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। बहुत ज्यादा हार्ड मेटल होगा तो आप डालते रहिए लाइट, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। समझ गए, ठीक है, ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। देखिए तो ये आपने इसको प्रिपेयर करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक ये काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें से क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा ना। आगे बढ़ेंगे, ये अपन छोड़ देंगे, ये सब नहीं करना है।
हाँ ये देखो, जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा ना, डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला, क्या साबित करता है? डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या साबित करता है? डी ब्रॉय का वेवलेंथ एसोसिएट रहता है चलते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ, ये साबित करता है। उसी क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पर पूछा है, नेम द एक्सपेरिमेंट which gives the experimental proof of existence of de Broglie wavelength associated with the moving electron। उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ जो डी ब्रॉय ने वेवलेंथ बताया वो एसोसिएट हो जाता है, डी ब्रॉय का वेव एसोसिएट हो जाता है, लग जाता है, मैटर वेव बोलते हैं उसको। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट साबित करता है? तो आंसर है डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट साबित करता है। तो इसका स्पेलिंग देख के जाना भाई, समझ गए? अब देखो, एक क्वेश्चन आया, लैम्डा के टर्म्स में आपको मास बताना है। ऊपर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मैंने बताया, वेलोसिटी के टर्म्स में मैंने आपको बताया। सेम क्वेश्चन पूछेगा फोटोन का मास बताओ वेवलेंथ की टर्म्स में, तो ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना भाई। यानी मास ऑफ फोटोन पूछा जाता है चार तरीके से। पहला पूछा जाएगा रेस्ट मास ऑफ फोटोन बताओ, दूसरा पूछेगा मास ऑफ फोटोन बताओ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर मैंने निकाला, तीसरा बोलेगा मास ऑफ फोटोन बताओ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, चौथा बोलेगा मास ऑफ फोटोन बताओ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जो मैंने ऊपर बताया। तो अगर वेवलेंथ की भाषा में बताएगा तो क्या करना है? देखो सीधा सा फॉर्मूला है E इक्वल टू, एक फॉर्मूला है आइंस्टीन का mc स्क्वायर, और दूसरा होता है E इज इक्वल टू फोटोन का h न्यू। अब आप इसको इक्वेट कर दीजिए, h न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mc स्क्वायर। अब इसमें हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको अपन लिख सकते हैं, ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट यहां लिख देता हूं मैं, वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट बनता है दो चीजों से, एक होता है आपका लैम्डा यानी वेवलेंथ, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी न्यू। तो स्पीड ऑफ लाइट को आप एच न्यू लिख दीजिए, या एच न्यू नहीं, लैम्डा इंटू न्यू लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी है, समझे आप? ठीक है, तो जहां सी आता है वहां आप इसको रिप्लेस कर दीजिए और मास निकाल लीजिए, समझे? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वाला देखिए, इसको मैं फिर से बढ़ा रहा हूं, यहां पर देखिए, इधर हमने मास बचाया, इधर क्या भेज दिया? एच न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा? देखो इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, मास इज इक्वल टू क्या बनेगा? एच न्यू, और सी की जगह क्या लिखना है आपको? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय न्यू, लेकिन इसका स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये लैम्डा हो गया, लैम्डा का स्क्वायर और न्यू का स्क्वायर, तो देखो ऊपर से एक न्यू नीचे से एक न्यू कट जाएगा, तो मास ऑफ द फोटोन क्या बचा? एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, और एक क्या बचा नीचे? फ्रीक्वेंसी बची, ये आ जाएगा मास, ये आ जाएगा मास ऑफ फोटोन। मिला लेना भाई ना, मिला लेना। और सी के टर्म्स में भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, इस टर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में भी आंसर दे सकते हैं। यहां पर इन्होंने वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर लिखा है, वेलोसिटी के टर्म्स में, तो आप इस तरह से भी मास ऑफ फोटोन लिख के आ सकते हैं भाई। आ तो गया जी फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा, वेवलेंथ दिख रहा है ना, दिख रहा है वेवलेंथ। और यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं, न्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से। यहां पर इन्होंने कैसे बनाया है ये देखिए, यहां पर इन्होंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए E इक्वल टू एच न्यू भी होता है, एमसी स्क्वायर भी होता है, समझ आया? अब इन्होंने क्या किया, मास निकालना है तो एच न्यू अपॉन सी हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी, या एमसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? हाँ, न्यू को क्या लिख सकते हैं, यहां पर इन्होंने न्यू को रिप्लेस कर दिया। मैंने ये बताया ना, सी इक्वल टू ये होता है, तो न्यू इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन लेमडा। ये देखना, सी इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा मल्टीप्लाइड बाय न्यू। तो अगर हम न्यू की जगह वैल्यू पुट करना चाहें तो न्यू बराबर क्या होगा? सी अपॉन लेमडा। इसी को पुट कर दिया, देखो यहां पर था एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो न्यू की जगह क्या लिख दिया? देखो सी अपॉन लेमडा, ये दिख रहा है, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा, ये है एच की जगह एच, और न्यू की जगह लिख दिया सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास बचा दो, सी स्क्वायर नीचे भेज दो, एक एक सी कट जाएगा दोनों तरफ से, भाई ये वाला सी कट गया इस एक सी के साथ, इस सी को नीचे भेज दो, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आप चाहे ऐसे आंसर दे दो, आप चाहे इधर जो मैंने लिखा है वैसे बना दो, आपकी मर्जी, समझ गए? ठीक है, तो उम्मीद है ये बना लोगे, दोनों तरह से आंसर लिखा जा सकता है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सेम क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होता है ना। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल की प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके नंबर में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम क्या बढ़ा दें? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है 5 वाट का बल्ब जलाए, 10 वाट का जलाए, 20 वाट का जलाए, 50 वाट का जलाए, 100 वाट का जलाए, रोशनी बढ़ा दिए तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है उनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बना लोगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन?
विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ये देखिए घुमा फिरा के पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। जितने यहां आपको दिख रहे हैं ना एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ के जाना। बहुत कंफ्यूज होता है, शब्द को इधर उधर कर देता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऊपर जो कहानी सुनाई है वो ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं सुनाई है। उसको अच्छे से समझो, नहीं समझ आए उसको दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, उस पर क्वेश्चन आएगा। समझे? अब यहां देखो क्या पूछता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फोटोन विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर चेंज कर दें लाइट की, तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या उसकी एनर्जी बढ़ जाती है? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब आप कलर चेंज करते हो। फ्रीक्वेंसी चेंज की मतलब एनर्जी चेंज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या असर पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से? तो आंसर है कुछ असर नहीं पड़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। समझे? यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, चमक पे। जब आप 5 वाट 10 वाट 100 वाट जलाओगे, अलग अलग रोशनी बढ़ाओगे, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, ब्राइटनेस पर, चमक पर डिपेंड करते हैं। हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने घटाने से यानी कलर चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन मैंने शुरू में बताया, किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए बोल रहा हूं, जस्ट निकालने के लिए, एनर्जी नहीं मिलना चाहिए एक्स्ट्रा उसको, सिर्फ मेटल के सरफेस से उसको निकालना है और सिर्फ वो सरफेस पर आ जाए निकल के, यानी मेटल की सरफेस छोड़ दे बस, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ मेटल की सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। पढ़ के देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस विदाउट गिविंग एनी वेलोसिटी। समझे? विदाउट गिविंग एनी वेलोसिटी, यानी सिर्फ वो निकलेगा बाहर बस, एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको नहीं मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो एनर्जी लगेगी उसको निकालने के लिए उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द फिनोमिना विच प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। 2024 में आ गया, अब नहीं आएगा, इसको छोड़ देना। अगला सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, 22 नंबर छोड़ देना। ठीक है, अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो ये है, ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। व्हाट आर डी ब्रॉय वेव्स। डी ब्रॉय वेव्स किसको बोलते हैं? डी ब्रॉय वेव्स को मैटर वेव्स ही बोलते हैं ना। राइट द डी ब्रॉय इक्वेशन। डी ब्रॉय इक्वेशन ऊपर मैंने बता दिया है, वही आपको लिखना है ये। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, छोटा सा है, जहां पर बताने लायक रहेगा वहां पर मैं बता दूंगा, बाकी इसको पढ़ लेना, ये पूछता है, हालांकि एक बार ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और दूसरा ये पढ़ लेना, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव या डी ब्रॉय वेव, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के लिए आएगा, 3 पॉइंट कम से कम पढ़ लेना। मैटर वेव याद रखना, इसमें 1-2 क्वेश्चन और पूछता है, मेरे दिमाग में आता जाएगा, बताता जाऊंगा। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक और वेव होता है, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक वेव और किसी नाम से उसको पूछा जाता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मॉडल पेपर में आपको मिलेगा वो। ठीक, तो अगर मेरे दिमाग में आता है तो आपको बताता हूं मैं। ठीक है, तो याद रखना, मैटर वेव अलग से एक वेव है, मैं बताना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरे शब्दों को समझिएगा। एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा देखने के लिए, आपको किसी 2 वेव का नाम बताएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताएगा, एक और बताएगा मैकेनिकल वेव। यस, याद आ गया, ध्यान से सुनिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक गया। आपको 2 वेव बताएगा, एक बोलेगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव और दूसरा वेव आपको बताएगा मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये 2 वेव देख लिया आप, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 8 में, समझे, और मैंने 10 में भी कुछ कुछ बताया है आपको, दुनिया भर की चीजें। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि भाई ये जो डी ब्रॉय का वेव होता है, डी ब्रॉय वेव या मैटर वेव, दोनों एक ही चिड़िया के 2 नाम है ना, डी ब्रॉय वेव या मैटर वेव होता है, ये बताओ कौन सा वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कि मैकेनिकल वेव होता है। तो बच्चों को लगता है यार दुनिया भर के वेव्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं, तो ये मैटर वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा और आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, आपको मॉडल पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं। तो हम जब मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे वहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार याद दिलाऊंगा कि ये मैंने अपने इस लेक्चर में बताया था, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, मैटर वेव न तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, न मैकेनिकल वेव्स होता है। जैसे साउंड वेव हो गया, मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, याद रखना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो दुनिया भर की वेव है, हीट वेव, यूवी रेस, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस,
इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और साउंड वेव आपका मैकेनिकल वेव है। लेकिन मैटर वेव कौन सा वेव है? तो आंसर है मैटर वेव अलग से एक वेव है, ये दोनों की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता। रहेगा ये बात याद, ये क्वेश्चन आपको आएगा, यही लिख रहा है यहां पर, देखो पहला पॉइंट, द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस ओनली बाय चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन के चलने से उसके चारों तरफ मैटर वेव एनवेलप जैसे बन जाता है, लिफाफे जैसे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है वैसे वैसे उसके चारों तरफ एक वेव भी चलती है, उसको पैक करके इलेक्ट्रॉन को। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, चार्ज से भी इंडिपेंडेंट रहती है और नेचर ऑफ पार्टिकल से भी इंडिपेंडेंट रहती है, उसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है मैटर वेव को। फॉर लाइटर पार्टिकल द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स विल बी ग्रेटर, जो पार्टिकल जितना हल्का होगा उसका मैटर वेव उतना ज्यादा बड़ा बनेगा। समझ आई बात? ठीक, तो इसको प्रिपेयर कर लेना, और जो मैंने यहां बताया उसको भी प्रिपेयर कर लेना कि मैटर वेव ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना मैकेनिकल वेव्स होती है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट वाला ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये हम आगे करेंगे तो 3 नंबर के लिए आएगा, आगे मिलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक बार पढ़ लेना, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इसको देख लेना। हम लोग वर्क फंक्शन को ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, याद रखना, ये वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड। भाई वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है, देखो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू, और वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, तो जो फोटोन आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो ये वर्क फंक्शन ऐसे लिख देते हैं हम। तो ये जो मैंने लिखा ना न्यू नॉट, न्यू के नीचे फ्रीक्वेंसी के नीचे नॉट लगा दिया, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये एक पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसको पढ़ लेना, यानी ये कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल होता है, द निगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए नॉट फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, यानी जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। पूरा एक्सपेरिमेंट है भाई, ये पोटेंशियल हम कम करते जाते हैं, करंट इलेक्ट्रॉन की बढ़ती रहती जाती रहती। एक पोटेंशियल ऐसा आता है जीरो के पीछे, जीरो के बाद निगेटिव पोटेंशियल कम करते 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 एक पोटेंशियल ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है, यानी आप लाइट गिराते रहते हो। एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड जर्मर का, समझे? डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। तो आप लाइट गिराते रहते हो, वोल्टेज को कम करते रहते हो, एक वोल्टेज ऐसा आता है कि फिर लाइट आप जितनी मर्जी उतनी गिरा लीजिए, इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है, यानी फोटो करंट बंद हो जाती है। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखिएगा, पढ़ लेना इसको। स्पेसिफिक चार्ज तो नहीं पूछता, प्लैंक कांस्टेंट भी नहीं पूछता, अब ये चीजें अपन छोड़ेंगे, यहां नहीं पूछता। वर्क फंक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ देता है कभी कभी ना, इस साल एक छोटा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन टाइप का पूछता है, ये पढ़ना। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट इज हीटेड। भाई 3 तरह से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3-4 तरीके से होता है, या तो आप लाइट गिरा दो तो उसको तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, मेटल प्लेट को गर्म कर दो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इजेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। यही है, हीट से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसको फील्ड इमिशन बोलते हैं। तो इस तरह करके 2-3 इमिशन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद रखना जो मैं बता रहा हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, इसको नहीं करना है, जो काम की चीज आएगी वो मैं आपको बताता हूं। ये भी नहीं करना है। हाँ, यहां पढ़ना है, देखो 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 देखो, ये आएगा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए खाली 3 क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। यहां से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन करना है, और दूसरा हाउ इट वाज एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। मैं आपको समझा दूंगा 2 लाइन में, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सरल तरीके से लिखना है, 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, 3 पॉइंट लिखना रहता है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन आप लिखेंगे, क्या होता है देखिए, व्हेन सम फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस आर एक्सपोज्ड, यानी कोई मेटल की प्लेट जिसमें लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सेंसिटिव होना चाहिए वो, लाइट सेंसिटिव। तो व्हेन लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस आर एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट, उसके सामने आपने मेटल की प्लेट रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेस, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? फोटो, यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब इसके बेसिस पर आइंस्टीन ने इक्वेशन बनाया है, ये कैसे बनता मैं आगे बताऊंगा। ये इसमें आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको ये पॉइंट्स लिखने रहते हैं। अब पॉइंट क्या लिखने? 3 पॉइंट हैं, इतना बड़ा भी नहीं लिखना है, छोटा छोटा करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप प्रिपेयर कर लेना बस इसको। 3 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को डेफिनेटली 100% पढ़ लेना, ये आता है 3 नंबर के लिए और आएगा। और इसी से मिलता जुलता एक और है, वो भी आएगा, इक्वेशन पूछता है वहां पर आइंस्टीन का। यहां पर तो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन पूछा है, और कई बार बोलेगा आइंस्टीन का इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो फिर इक्वेशन का आप डेरिवेशन लिख के दिखाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन और आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेरिवेशन आप करेंगे। यहां पर सिर्फ हमको
डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है आइंस्टीन ने कैसे इस थ्योरी को समझाया है। पहला पॉइंट देखिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस विल इंक्रीज। तो अगर हम क्या करें, फिक्स फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यानी सेम कलर की लाइट का अगर खाली इंटेंसिटी बढ़ाएं, ब्राइटनेस बढ़ाएं, ये वही बात है जो ऊपर मैं समझा रहा था जी, वही तो इसीलिए तो समझा रहा था कि आप आंसर बनाएंगे। आ गया उसकी बारी। मेटल की प्लेट है, आपने एक बल्ब जलाया, बल्ब की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी, कांस्टेंट कर दी मतलब एक कलर कर दिया फिक्स। जैसे मान लो मैं लाल कलर की बल्ब जला रहा हूं, समझ आई बात, लाल कलर की बल्ब जला रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, बल्ब का रोशनी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। तो बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने से, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। समझ आया, ये पहला पॉइंट है, पढ़ के देख लो। इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चमक को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस विल इंक्रीज, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h nu, देन द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप खाली यहां तक लिख देंगे, यहां तक लिख देंगे तो चलेगा, बस लंबा चौड़ा नहीं लिखना। एक पॉइंट आपका यहां इंक्रीज तक लिख देना, चल जाएगा, बाकी छोड़ देना। अगला देखो, बाय आइंस्टीन इक्वेशन इट इज क्लियर दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हेंस अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मतलब कलर चेंज कर दें, जैसे लाल कलर का बल्ब अभी जलाया था, अब हम ब्लू कलर का जला दें, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जला दें, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आप चाहे जो कर लीजिए, 100 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ स्पीड, एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते नहीं है, उतने रहते हैं, पढ़ के देख लेना। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो साथ में वो भी लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगला देखो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जितने में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो लाइट आप गिरा रहे हो, अगर उस लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। वही लिखा होगा, इसको पढ़ लेना, समझ गए। तो ये पढ़ना आपने। आगे बढ़ते हैं, अब आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, इस थर्ड नंबर भी छोड़ेंगे। चौथा, चौथा आएगा परीक्षा में भाइयों, मेरे भाइयों, चौथा आएगा परीक्षा में इस साल, तो इसको कुछ भी करके इसको प्रैक्टिस करना आपको। चौथा क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करना बेटा, इसको, ये आएगा, ये आपके मॉडल पेपर में, एक्सपेक्टेड पेपर में, हर जगह परीक्षा प्रश्न बैंक में इसको डाला गया है। तो ये आएगा मेरे भाई इस बार, और ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत आसान है, मैं अभी समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है, इसको देखना ना। शो दैट एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको v पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखा, यानी उसको एक्सेलरेट किया। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पे फोर्स लगाता है, उसको मूव कराता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, उसके कारण इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है उसकी वैल्यू ये आती है, ये वैल्यू लैम्डा की आपको लाके दिखानी है। मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू इतनी होती है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दूं, उसकी स्पीड बढ़वा दूं, तो देखना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी को k मान लिया, इलेक्ट्रॉन के मास को m मान लिया, ठीक है। लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी को k लिखा है यहां पर, समझते जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², लिख लिए, ठीक है, हाफ mv²। अब यहां पे कुछ नहीं किया, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखते जाना ना, मैं समझाते जा रहा हूं। 2 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2k बन गया, इधर क्या बचा, mv² बचा ये। लेकिन हमारा जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो mv होता है, लेकिन यहाँ m इंटू v² है, तो अगर मैं स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूं तो एक मास यहां भी होना चाहिए, तो मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। ध्यान से देखना, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दिए, मास से मल्टीप्लाई करोगे ये m² हो जाएगा, v² हो जाएगा, समझे। अब इधर क्या बन गया, 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, और इधर क्या बन गया, मास और वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे। ये बात यहां तक समझ गए होगे आप, समझे नहीं समझे, बोलो। अब अगर ऐसा बन गया तो इस स्क्वायर को अगर आप उधर भेजोगे तो ये चीज रूट में आ जाएगी, ऐसे √2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मास इज इक्वल टू क्या बचा, मास इंटू वेलोसिटी, जिसको अपन मोमेंटम बोलते हैं। यहां तक समझ आया, ये देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इधर ये सारी वही चीज लिखी, यहां देखना एक्सप्रेशन, ये लिखा है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी बराबर क्या, √2 mk है, ये 2 mk, m पहले लिख लिया है, तो समझ गया इसको कैसे बनाना है। उसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय का वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो ये है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है डी ब्रॉय का, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p का मतलब होता है m इंटू वी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, समझ गए। और mv का फॉर्मूला अभी हमने बनाया, देखो mv की जगह क्या लिख सकते हैं, √2 mk, तो यहां लिख दिया, देखो मोमेंटम की जगह √2 mk, यहां तक समझ गए। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2 mk,
ठीक है, ठीक है। डी ब्रॉय का वेवलेंथ यूज करेंगे h अपॉन पी लिख के, आप चाहें तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, h अपॉन पी इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज डी ब्रॉय वेवलेंथ। फिर p की जगह आप क्या लिखना, mv, और mv की जगह ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको रख देना, √2mk रखा गया। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेट किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं q, हालांकि e भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो देखिए एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड q है उसको v पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर रखा गया, तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, q इंटू वी। ये फॉर्मूला है, ये चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाते हैं, ये चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 का फॉर्मूला भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है कहीं का, और अगर आपने वहां पे एक चार्ज q रख दिया तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, q इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, चार्ज पार्टिकल q इंटू वी, q चार्ज है और v पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखना। और डी ब्रॉय का वेवलेंथ कितना आया था हमारा ये, तो ध्यान से देखना, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी 2mk, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख देंगे, q मल्टीप्लाइड बाई वी, या e मल्टीप्लाइड बाई वी लिख देना, समझ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्री चार्ज e होता है। तो ये एक्सप्रेशन आपको समझना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन √2m, और k जो था, k की जगह क्या लिख दिया, q मल्टीप्लाइड बाई वी। उम्मीद है ये समझ गए होंगे, समझ गए कि k की जगह, k क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया, q मल्टीप्लाइड बाई वी। यहां तक समझ गए। अब भैया चार्ज किसका लेना है, किसको एक्सेलरेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को, तो q की जगह आप क्या लिख देंगे, e, और इलेक्ट्रॉन है तो मास की जगह क्या लिख देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। बस m की जगह me लिख दिया और q की जगह e लिख दिया, ये दो चीज देखिए सेम फॉर्मूला, ये सेम चीज है, मास की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया और q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, बाकी चीजें वही हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दिए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34, तो खाली उन्होंने 6.6 लिखा है और 10⁻34 लिखा है, ये वैल्यू याद कर लेना, प्लैंक कांस्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ते हैं। दूसरा देखो ये 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ये भी आपको याद रखना है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये V जो बचा, इस V को V लिखा है खाली, समझ आया यहां तक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रट लीजिएगा, ये कट पिट के कितना होता है 150, सारे नंबर सब सॉल्व होकर क्या हो जाएंगे 150, खाली रूट के अंदर क्या बचेगा V, समझे, रूट दोनों में ले लेते हैं ऊपर नीचे, वो रूट से बाहर चीजें निकाल के काट पीट के रूट के अंदर ले लेते हैं, समझ गए। तो ये सिर्फ अब सॉल्व करने का समय नहीं है आपको, ये इतना याद रखना कि ये सब सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 150 डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 मीटर आ गया वेवलेंथ, यही प्रूव करना था। और 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो इसको हमने एंगस्ट्रॉम लिख दिया, एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं, ए के पावर में ए के ऊपर एक छोटा सा गोला लगा देते हैं, ये एंगस्ट्रॉम बन गया, समझ गए। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए समय लगा के बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा होगा, आपसे नहीं बनेगा, फिर आपको दिक्कत होगी, इसीलिए इसको समझ लीजिए। इसको सॉल्व करने का समय नहीं रहेगा तो इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट रट के चले जाना वैल्यू, अदरवाइज समय होता तो मैं आपको सॉल्व करा के दिखा देता कि ये कैसे आता है 150, रूट 150 कैसे आता है वो मैं आपको बताता, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, तो आप सिंपली याद कर लीजिए, जब सॉल्व होगा तो पूरा का पूरा आ जाएगा रूट 150 अपॉन वी मल्टीप्लाइड में, बाहर ये रूट के बाहर है ना, 10⁻10 रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर 10⁻10। अब 150 का जब आप रूट सॉल्व करोगे, 150 का जब आप रूट सॉल्व करोगे तो ये रूट आता है 12.27, जो आपको प्रूव करना रहेगा, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको ऊपर ही लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये देखो ये क्वेश्चन में मिल जाएगा, बस इसको लिख देना। अंडर रूट 150 की वैल्यू होती है 12.27 और डिवाइड में वी रूट में फंसा रह जाएगा, 10⁻10 को आपने एंगस्ट्रॉम लिख दिया, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय, ये रूट में फंसा रह जाएगा और इधर लिख देंगे एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, आराम से आप एक बार, दो बार, तीन बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ के नहीं जाना, ये आता है आपके परीक्षा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता था पहले, हाइजन की वेव थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, एक बार आप अपने शब्दों में पढ़ के लिख के आ जाना, ठीक, बाकी आप चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाकी छोड़ दीजिए, इनको भी नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशन कभी कभी पूछा जाता था पहले, हालांकि अभी तक आया नहीं है, तो ये भी आ सकता है, ये भी एक बार आप देख लेना, ठीक। मैं इसको नहीं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे, सारी चीजें ऊपर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, वही है जो ऊपर बताया है जी, और नया कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और ये भी आपने नहीं पढ़ना है। हाँ, ये क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, आखिरी क्वेश्चन, ये पढ़ना आपने, ये लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के लिए मेरे भाई खाली आपको 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन और आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन को बताना है, जो ऊपर मैंने 3 पॉइंट आपको समझाया। दूसरा, आइंस्टीन का फॉर्मूला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ आइंस्टीन का फॉर्मूला आएगा, और इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस साल आपको देखने को मिलेगा, तो भाई इसको पढ़ के जाना। अब आपकी मर्जी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, मैं अब आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहां तक मैं पहले ही बता चुका था
कि हम जो एनर्जी देते हैं, ध्यान से समझना, हम जो एनर्जी देते हैं उसके दो काम होते हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी बनवा देती है इलेक्ट्रॉन की। ये हो गया, हो गया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, उसको यहां पे उन्होंने ई लिखा है, मैं के लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, यहां आप ई लिखो या के लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर आप लिखेंगे ये वाली लाइन, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप एक्सप्लेन कर ले जाओगे ना भाई, अब फॉर्मूला लिखने की बारी आएगी, यहीं से स्टार्ट करना, यहां से। उसके बाद आप ये वाली लाइन लिख देना कि वी नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वी मैक्स लिख देना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को के मैक्स लिख देना, के मैक्स, यहां मैंने के यूज किया है ना। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, एच न्यू नॉट, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, और इधर है एच न्यू, समझे। अब एच न्यू एक तरफ कर लीजिए, जैसे ये एच न्यू, इसको इधर भेजिए, माइनस में आ जाएगा, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बचा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, इसमें से एच कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर। यही है आइंस्टीन का इक्वेशन, यही डिराइव करना है। तो आप 3 लाइन में इसको डिराइव करके आ सकते हैं, इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। और आप चाहें तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, समझ गए, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, यानी आपको के इस तरफ लिखना है, बाकी चीजें उस तरफ लिखनी है, समझ गए। तो इसको भाई प्रिपेयर कर लेना, फोटो इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन मैंने बता दिया, इसके अलावा यहां से कुछ नहीं पूछता, ठीक है। इक्का दुक्का छोटे छोटे जो डेफिनेशन है, जैसे थर्मियोनिक इमिशन मैंने पहले ही बताया, डेफिनेशन पढ़ लेना, थर्मियोनिक इमिशन, वर्क फंक्शन हो गया, डुअल नेचर हो गया, इसको एक एक बार पढ़ लीजिएगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंडरी इमिशन भी एक है ना, यानी हमने गर्म किया मेटल की प्लेट को, इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को धक्का मार देगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। ये वाला जो इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन धक्का मार के जब किसी को निकालता है, उसको सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं, पढ़ के देख लेना, शॉर्ट आंसर में आपको मिल जाएगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2024 में आया तो मत पढ़ना, जो क्वेश्चन 2024 में उनको छोड़ देना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी नहीं पूछता, फील्ड इमिशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन कर दिया, कट ऑफ पोटेंशियल एक्सप्लेन कर दिया, छोटे छोटे टॉपिक यहां पर जो है उनका डेफिनेशन पढ़ के जाना। मैटर वेव भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कट ऑफ पोटेंशियल भी एक्सप्लेन कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फील्ड इमिशन भी आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन निकालना फील्ड इमिशन कहलाता है, ठीक है, समझ गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना मेरे भाई, इसको पढ़ लेना, ठीक, बार बार आपको बोल रहा हूं, पढ़ लेना, दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन और आइंस्टीन का इक्वेशन, दोनों का डेरिवेशन मैंने बता दिया कैसे करना है, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, ये पढ़ लेंगे। डी ब्रॉय रिलेशन भी कभी कभी पूछ देता बेटा, तो ये भी पढ़ लेना, डी ब्रॉय रिलेशन। तो 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, हालांकि इस साल इसके आने की गुंजाइश कम है डी ब्रॉय रिलेशन का, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एक बार जैसे आप डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन एक बार आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। इतने ही क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ने, इससे ज्यादा नहीं। न्यूमेरिकल वगैरह तो यहां से नहीं पूछे जाते, तो न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हैं। इसका एक और लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल यहां से स्किप कर सकते हैं, हालांकि एक बार आया है न्यूमेरिकल 2022 में, बाकी आप चाहें तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस साल, चांस है वही आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन का, या तो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा या आइंस्टीन का इक्वेशन आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आप चाहें तो इसको पढ़ के जा सकते हैं, हालांकि बहुत आसान है ये, तो एक बार प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, एक न्यूमेरिकल भी लगा के चले जाना भाई, पेपर घुमाने में कहाँ समय लगता है, 10वीं का लेवल अलग होता है ना भैया, याद रखना, ठीक है, इसका लेवल अलग होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और हालांकि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर किसी टॉपिक में, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही पढ़ना आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसमें अपन फिर इतने ही कवर करते हैं, इसके बाद अगले चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ, आप अच्छे से देखिए इसको जल्दी से।